दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो कद में छोटे थे लेकिन जिनके सिद्धांत और आदर्श इतने ऊंचे थे कि आज भी हर भारतीय उनके नाम से गर्व करता है। ईमानदारी, सादगी, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की जीती जागती मिसाल लाल बहादुर शास्त्री। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी हुआ जिसने अपने कार्यकाल में न कोई संपत्ति जोड़ी, न सत्ता का गलत इस्तेमाल किया और देश के लिए जी जान लगा दी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं शास्त्री जी के जीवन की उस यात्रा पर जो हमें सिखाती है कि सच्चे नेता कैसे होते हैं। बाल्यकाल और शिक्षा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो अब शास्त्री नगर में, हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी तारीख को महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था और दोनों ने ही भारत को सत्य, अहिंसा और ईमानदारी की राह दिखाई। शास्त्री जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल टीचर थे और माता राम दुलारी देवी एक साधारण घरेलू महिला थीं। जब शास्त्री जी केवल 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। माँ ने 3 बच्चों को अकेले पाला और इसी माहौल में शास्त्री जी ने त्याग, अनुशासन और आत्मनिर्भरता सीखी। शास्त्री जी अपने स्कूल जाने के लिए रोज़ गंगा नदी पार करते थे और वो भी तैरकर। कोई नाव नहीं, कोई सुविधा नहीं, एक पतली सी किताबों की गठरी सिर पर रखकर तैरना पड़ता था। बचपन से ही उन्होंने किसी भी कठिनाई को बहाना नहीं बल्कि चुनौती की तरह लिया। शास्त्री जी बहुत तेज छात्र नहीं थे, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती थे। उनकी आदत थी जो एक बार ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेना। उनके गुरुजनों को कहना था, ये लड़का भले ही चुपचाप रहता है लेकिन एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा। उनके बचपन की शिक्षा मुगल सराय और वाराणसी में हुई। इसके बाद वे काशी विद्यापीठ में दाखिल हुए, जो उस समय स्वदेशी शिक्षा आंदोलन का हिस्सा था। यहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र और संस्कृत की पढ़ाई की। शिक्षा पूरी करने पर उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है शास्त्रों का ज्ञाता। लेकिन शास्त्री जी ने इस उपाधि को केवल नाम तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध किया कि वे सच्चे अर्थों में एक शास्त्री थे। उनका मूल उपनाम था श्रीवास्तव, लेकिन उन्होंने इसे त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वे जातिवाद के घोर विरोधी थे। वे चाहते थे कि हर इंसान को उसकी कर्मठता और नैतिकता से पहचाना जाए, ना कि उसकी जाति से। छात्र जीवन से ही उनके पास कभी नए कपड़े, जूते या किताबों की भरमार नहीं रही। फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करते थे। वे कहते थे, कम संसाधनों से जीना सीख जाओ तो ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चा तैर कर स्कूल जाता था, जिसके पास जूते तक नहीं थे, वो कैसे भारत का प्रधानमंत्री बना? और क्या आज भी वैसी सादगी और ईमानदारी किसी नेता में दिखती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे ज़रूर देखें। आगे हम जानेंगे कि शास्त्री जी कैसे एक साधारण विद्यार्थी से भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री बने। संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम। बाल्यकाल और शिक्षा के बाद लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। चारों ओर अन्याय, अत्याचार और गुलामी का अंधकार फैला हुआ था और ऐसे माहौल में शास्त्री जी ने अपने भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला महसूस की। 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, उस समय शास्त्री जी केवल 17 साल के थे। काशी विद्यापीठ में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गांधी जी की आवाज़ सुनी, सत्य और असत्य के बीच चुनना है तो असत्य को ठुकराओ, तो शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी
और आंदोलन में कूद पड़े। उनका पहला काम था विदेशी कपड़ों की होली जलाना और स्वदेशी अपनाना। वे खुद चरखा कातते थे और खादी पहनते थे। धीरे धीरे वे इलाहाबाद और वाराणसी जैसे प्रमुख केंद्रों में कांग्रेस के क्रांतिकारी कार्यों से जुड़ते चले गए। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे नमक कानून तोड़ा। इसके लिए उन्हें पहली बार जेल भेजा गया और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। कुल मिलाकर शास्त्री जी लगभग 9 साल जेल में रहे। जेल में वे किताबें पढ़ते थे, योग करते थे और बंदियों को सत्याग्रह की शिक्षा देते थे। एक बार की बात है, जब वे जेल में थे तो खबर मिली कि उनकी बेटी बहुत बीमार है। ब्रिटिश प्रशासन ने कहा कि वे जमानत पर बाहर जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। आपको वादा करना होगा कि आप रिहा होकर आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। अब सोचिए, एक पिता के लिए बेटी की जान और एक देशभक्त के लिए देश का सम्मान दोनों सामने थे। शास्त्री जी ने बेटी की देखभाल के लिए जमानत ली, लेकिन जैसे ही बेटी की तबीयत सुधरी, उन्होंने खुद वापस जाकर जेल के गेट पर खड़े होकर कहा, मैं वादा निभाने आया हूँ। ऐसी ईमानदारी, एक ऐसा संकल्प शायद ही आज के समय में देखने को मिले। शास्त्री जी का तरीका गांधीवादी था। वे अहिंसा, सत्य और आत्मबल पर विश्वास करते थे। वे नारे नहीं लगाते थे, लेकिन चुपचाप वो कर जाते थे जो बड़े बड़े नेता भी नहीं कर पाते। जब एक नौजवान बिना किसी लालच के सिर्फ देश के लिए बार बार जेल जाता है, तो आज के युवाओं के लिए उससे क्या सीखने की ज़रूरत है? और क्या यही संघर्ष उन्हें आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनने लायक बनाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे ज़रूर देखें। आगे हम जानेंगे कि आज़ादी के बाद शास्त्री जी ने किस तरह बिना कोई शोर किए देश की नींव को मजबूत किया। नेतृत्व की शुरुआत। देश आज़ाद हुआ, पर आज़ादी के बाद की चुनौतियां कहीं ज़्यादा कठिन थीं। ब्रिटिश शासन चला गया, लेकिन देश भूख, बेरोजगारी, विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहा था। और यही वह समय था जब एक शांत, सादा और दृढ़ इंसान ने चुपचाप अपने नेतृत्व की यात्रा शुरू की। आज़ादी से पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समर्पित कार्यकर्ता बन चुके थे शास्त्री जी। उनकी विनम्रता, निष्ठा और कार्यशैली देख बड़े बड़े नेता उन्हें विश्वास की नज़र से देखने लगे थे। आज़ादी के तुरंत बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव बनाया गया। कुछ ही समय में उनकी कार्यशैली इतनी प्रभावशाली लगी कि उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्री बना दिया गया। वे पहले मंत्री थे जिन्होंने महिलाओं के लिए बसों में अलग सीटों की व्यवस्था की। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, जब महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित महसूस नहीं होता था। शास्त्री जी ने पुलिस से कहा, लाठी नहीं, लोगों की भाषा समझो, कानून के रक्षक बनो, डर नहीं। उनका मानना था कि कानून डर नहीं, विश्वास होना चाहिए। 1951 में उन्हें भारत का रेल मंत्री बनाया गया। तब रेल सेवाएं अत्यधिक असुविधाजनक और असंगठित थीं। शास्त्री जी ने कई सुधार किए, लेकिन 1956 में एक ट्रेन दुर्घटना में कई लोग मारे गए। जहां आज के समय में कोई नेता रेल दुर्घटना का दोषी तकनीकी टीम पर डाल देता है, शास्त्री जी ने स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, अगर रेल मंत्रालय मेरी जिम्मेदारी है तो उसकी विफलता भी मेरी है। देश हिल गया। लोकतंत्र में इस तरह की नैतिकता बहुत ही दुर्लभ होती है। शास्त्री जी ने ना तो भाषणबाजी करते थे, ना प्रचार में विश्वास रखते थे। उनका कहना था, खामोशी से काम करो, शोर अपने आप हो जाएगा। और सचमुच उनके कार्यों की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। उनकी साफ सुथरी छवि
और उत्कृष्ट कार्यकुशलता के कारण उन्हें पंडित नेहरू का भरोसेमंद सहयोगी माना जाने लगा। नेहरू जी के निधन के बाद जब प्रधानमंत्री के लिए नाम चुना जा रहा था, तब पार्टी के भीतर से ही आवाज़ उठी, शास्त्री जी योग्य हैं लेकिन चुप रहते हैं। आखिर क्या खास था लाल बहादुर शास्त्री में, जो बिना किसी नारे, वंशवाद या बड़े पदों के सहारे भारत के सबसे शक्तिशाली पद तक पहुंच गए? और जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला तो क्या वे नेहरू की जगह भर पाए? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखें। आगे जानेंगे कि शास्त्री जी ने सीमित समय में कैसे देश को युद्ध, भूख और संकटों से उबारा और दिया वो नारा जो आज भी हर भारतवासी की आवाज़ है, जय जवान जय किसान। प्रधानमंत्री बनना। 1964 में जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तब पूरा देश शोक में डूबा हुआ था और सरकार एक तरह से अस्थिर स्थिति में थी। कांग्रेस के अंदर नए प्रधानमंत्री के नाम को लेकर गहमागहमी थी। एक तरफ थे दिग्गज, वरिष्ठ और भाषणवीर नेता, और दूसरी तरफ एक शांत, सादे, कम बोलने वाले लेकिन बेहद ईमानदार इंसान, लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस के भीतर बहुत विचार विमर्श हुआ। लोगों को एक ऐसे नेता चाहिए था जो ना तो किसी गुटबाजी से जुड़ा हो और ना ही किसी विवाद से। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री का नाम सामने आया, क्योंकि उन्होंने कभी पद की लालसा नहीं रखी, लेकिन हर पद पर पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम किया। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे कठिन लेकिन सबसे महान नेतृत्व यात्रा। शास्त्री जी दिखने में भले ही साधारण थे, लेकिन उनके फैसले असाधारण थे। उनका नेतृत्व ऐसे समय में आया जब भारत भीतरी और बाहरी संकटों से घिरा हुआ था। खाद्यान्न की भारी कमी, आर्थिक संकट, पाकिस्तान सीमा पर तनाव। भारत 1965 में भयानक खाद्य संकट से गुजर रहा था। अनाज की इतनी कमी थी कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे। शास्त्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने खुद एक समय खाना छोड़ दिया और जनता से भी ये अपील की, हर सोमवार एक समय खाना न खाएं ताकि देश को अनाज बचाने में मदद मिले। अब सोचिए, कोई प्रधानमंत्री जनता से त्याग की अपील करे और खुद उसका पालन न करे तो जनता मानेगी? नहीं। इसलिए उन्होंने पहले खुद त्याग किया। देश जब बाहर से युद्ध और अंदर से भूख से जूझ रहा था, तब शास्त्री जी ने 2 वर्गों को एक साथ खड़ा किया, जवान और किसान। उन्होंने कहा, हमारे देश की असली ताकत खेत में हल चलाने वाला किसान है और सीमा पर बंदूक चलाने वाला जवान है। और यहीं जन्म हुआ उस ऐतिहासिक नारे का, जय जवान जय किसान। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नेता जनता से खाना त्यागने को कहे और जनता वाकई मान भी जाए? और क्या आज भी ऐसा कोई नेता है जो पहले खुद त्याग करे फिर दूसरों से अपेक्षा रखे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे ज़रूर देखें। आगे जानेंगे कि शास्त्री जी ने कैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत का नेतृत्व किया और क्यों ताशकंद में हुआ उनका अचानक निधन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हरित क्रांति और किसानों के लिए कार्य। जय जवान जय किसान केवल एक नारा नहीं था, यह शास्त्री जी की सोच, दृष्टि और राष्ट्र के प्रति उनके गहरे चिंतन का परिणाम था। भारत 1960 के दशक में जब खाद्य संकट से जूझ रहा था, देश को बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था। अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं आता था, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। शास्त्री जी मानते थे, किसी भी देश की असली स्वतंत्रता तभी मानी जा सकती है
जब वह अपने लोगों को खुद भोजन दे सके। शास्त्री जी ने वैज्ञानिकों, कृषि वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को साथ लाकर एक क्रांतिकारी योजना बनाई। उनका मुख्य लक्ष्य था किसानों को सशक्त बनाना, उन्हें उन्नत बीज, खाद, सिंचाई और जानकारी देना। और यहीं से शुरू हुई भारत की हरित क्रांति की। शास्त्री जी ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉन्ग जैसे विशेषज्ञों को बुलाया। उन्हें साफ शब्दों में कहा, आपको जो चाहिए वो सरकार देगी, बस देश को भूख से आज़ादी चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए ठोस कदम उठाए। कम ब्याज पर कृषि ऋण की शुरुआत, ट्रैक्टर, खाद और सिंचाई पंप पर सब्सिडी, कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना ताकि किसान नई तकनीकी से जुड़ सकें, खाद्य भंडारण और बाजार प्रणाली में सुधार ताकि किसान को फसल का उचित दाम मिले। 1965-66 में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार्ड यील्डिंग वैरायटी HYV बीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ और जल्द ही भारत ने गेहूं और चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की। किसान अब खेतों में हल चलाने वाला मजदूर नहीं रहा, बल्कि वह राष्ट्र निर्माता बन गया। हरित क्रांति का असर ये रहा कि भारत ने पहली बार भोजन के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। शास्त्री जी ने किसानों को सिर्फ बीज और खाद नहीं दिए, बल्कि उन्हें गौरव और सम्मान दिया। उन्होंने कहा, देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, खेतों में भी होती है। जब भारत हरित क्रांति से आत्मनिर्भर हो रहा था तो अचानक ही शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में क्यों हुई और अब तक उसका रहस्य क्यों बना हुआ है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे जानेंगे भारत पाक युद्ध, ताशकंद समझौता और वो रात जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। ताशकंद समझौता और रहस्यमयी मृत्यु। 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। सेना ने न केवल कश्मीर की रक्षा की, बल्कि लाहौर तक पहुंचने की स्थिति बना ली थी। पूरा देश एक स्वर में अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था और शास्त्री जी ने उस समय सिर्फ एक बात कही थी, हम न लड़ाई चाहते हैं, न झुकने को तैयार हैं। रूस और अमेरिका दोनों देशों पर दबाव बना रहे थे कि युद्ध समाप्त किया जाए। तत्कालीन सोवियत संघ ने ताशकंद, जो अब उज़्बेकिस्तान में है, में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की पेशकश की। शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान 3 जनवरी 1966 को ताशकंद पहुँचे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। युद्ध विराम को मान्यता मिली। दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं पर लौटने को राजी हुए। भारत ने जो युद्ध क्षेत्र में जीते थे उन्हें छोड़ने पर सहमति दी। शास्त्री जी ने यह समझौता भारत की प्रतिष्ठा और शांति के लिए किया, लेकिन अंदर से वे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में जीते क्षेत्र छोड़ने का भारी मन से निर्णय लिया और उसी रात इतिहास ने करवट ली। 10 जनवरी 1966 की रात शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसके कुछ ही घंटे बाद 11 जनवरी की भोर में 1:32 पर लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई। सरकारी बयान में कहा गया, हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई, लेकिन बहुत से सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। उस रात शास्त्री जी को खाना किसने परोसा? उनके पास कोई निजी डॉक्टर या बॉडीगार्ड क्यों नहीं था? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उनकी पत्नी ने बताया कि शरीर पर नीले निशान थे, होंठ जले हुए थे और चेहरा सूजा हुआ था। इन बातों ने शास्त्री जी की मृत्यु को
एक गहरा रहस्य बना दिया। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन जवाब मिला इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर असर पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पारदर्शिता, सच्चाई और ईमानदारी के लिए जिया, उसकी मृत्यु आज भी एक रहस्यमयी कहानी बनकर रह गई है। क्या यह मुमकिन है कि भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री की मृत्यु सिर्फ एक साधारण हार्ट अटैक से थी, या फिर कोई ऐसा सच जिसे आज भी छिपाया जा रहा है? सादगी और ईमानदारी। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन एक ऐसा आईना है जिसमें हम भारत के उस चेहरे को देख सकते हैं जो सच्चाई, कर्तव्य और त्याग और सेवा से बना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने सरकारी बंगले में कोई बदलाव नहीं करवाया। उनके पास ना कोई निजी संपत्ति थी, ना बैंक बैलेंस। एक बार उनके बेटे ने नया स्कूटर मांगा। शास्त्री जी ने कहा, सरकारी पैसे से नहीं ले सकते और मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि किस्तें भर सकूं। अंत में उन्होंने बैंक से लोन लेकर स्कूटर खरीदा। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो लोन अब भी बाकी था। सरकार ने कहा माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने जवाब दिया, ये कर्ज उनका था, हम चुकाएंगे। अब सोचिए, आज के समय में जहां कई नेता सत्ता में आते ही संपत्तियां बनाते हैं, वहां एक प्रधानमंत्री ने कर्ज भी खुद लिया और उसकी भरपाई की जिम्मेदारी भी परिवार ने निभाई। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। कोई गाड़ी, कोई सुरक्षा, कोई विशेषाधिकार नहीं लिया जो उन्होंने देश के लिए ज़रूरी न समझा हो। उनके लिए राष्ट्र सबसे पहले था, फिर परिवार, फिर खुद। उनकी बातों में शब्द कम होते थे, लेकिन असर गहरा होता था। एक बार उन्होंने कहा था, मेरे लिए देश की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब आइए सोचें, हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। ईमानदारी सिर्फ आदर्श नहीं, एक व्यवहार है। अपने जीवन में सत्य बोलना और गलत के खिलाफ खड़ा होना ज़रूरी है। सादगी में शक्ति होती है, दिखावे से नहीं, चरित्र से पहचान बनती है। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। चाहे कोई भी इस परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य को न छोड़ें। नेतृत्व का मतलब दूसरों को प्रेरणा देना है, ना कि डराना। खुद वह बनिए जैसा समाज बनाना चाहते हैं। त्याग से ही परिवर्तन आता है। अगर आप देश और समाज में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करें। और अंत में एक आखिरी सच्चा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने जीवन में इतना साहस, सच्चाई और सेवा का भाव ला सकते हैं जितना एक साधारण परिवार से आया वो छोटा कद का व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री बनकर भी छोटा आदमी बनना पसंद किया? यदि शास्त्री जी की कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो अपने जीवन में एक बदलाव आज से शुरू कीजिए और इस प्रेरणा को दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि देश को एक और लाल बहादुर शास्त्री की ज़रूरत है। शायद वो आप हों। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो खुद से पहले देश को रखता है, जो जिम्मेदारी लेता है, जो नैतिकता से जुड़ा होता है। अगर हम शास्त्री जी के जीवन से 1% भी सीख पाएँ तो हमारा समाज, हमारा देश और हमारा भविष्य तीनों उज्जवल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको शास्त्री जी की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।